लास्ट क्लास में बताएंगे क्या पढ़ा है। आपको शायद मैंने एप्लीकेशन पढ़ाई थी, है ना। और फिर मैं बोल रहा था कि मैं मिराज फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। देखो, ये जो यस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, ये हम बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। और ये कुछ नेचुरल फिनोमिनास के अंदर भी अकर करता है। जैसे रेगिस्तान में जब हम चलते हैं या कोई इंसान रेगिस्तान में चलता है, तो वो जब काफी दूर देखता है ना, काफी दूर देखेगा, तो उसमें रेत पर उसको पानी नजर आता है। वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे नजर आता है। उसके अलावा और लूमिंग एक तरीका होता है कि आप पेड़ के करीब, मतलब समुद्र के किनारे पर पेड़ को देखेंगे तो आपको वो पेड़ उल्टा नजर आता है। अगर सामने कोई पेड़ है तो उसकी इमेज बनती है पानी के अंदर। तो वो इमेज जो बनती है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू बनती है। ठीक है। जो लोग समुंदर में होते हैं ना, समुंदर में क्या होता है कि जैसे शिप वगैरह देखते हैं वो काफी दूर की। सॉरी। जो समुंदर में कश्तियां होती हैं, जैसे शिप कोई जा रही है, अगर इंसान दूर देखेगा ना उसमें, तो उसको ऐसा लगेगा कि वो शिप एयर में है। सामने वाली शिप उसको एयर में नजर आएगी। तो ये सारे के सारे ना, ये नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं। इनके पीछे की जो साइंस है या फिजिक्स है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही तो पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में। जी सर। ठीक है। शायद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ा था सिर्फ। उसके बाद हम लोग डिस्पर्सिव पावर। वो तो और पहले पढ़ा था। लास्ट क्लास में पूछ रहा हूँ। सर एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ यही पढ़ा था। उसमें एक ही एप्लीकेशन पढ़ी थी हमने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म। जी सर। ये पढ़ी थी रेहान आपने की। यस। आज की एरिन डालिएगा आप लोग, मिराज। मिराज का मैं आइडिया दे देता हूँ आपको कि यहाँ होता क्या है। जैसे कि ये मेरे पास वाटर सरफेस है, और यहाँ पर कोई एक इंसान खड़ा हुआ है। ठीक है। अब अगर आप इस इंसान को, मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ आपकी आईज है। तो यहाँ क्या होगा, जब आपने इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं देखा, आपने यहाँ पर पानी में देखा, तो पानी में लाइट टकराएगी, इसके पास तक जाएगी। ये लाइट आई, ये इसके पास तक गई। तो यहाँ पर लाइट इसके अंदर एंटर नहीं करी। लाइट ने 90 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्शन शो किया। तो पता है आपको क्या दिखेगा, जब आप देख ही इधर रहे हो यहाँ, तो आपको इस इंसान के जो चेहरा है वो ऐसे दिखेगा यहाँ पर। तो ये उल्टा नजर आएगा आपको, इसी को मिराज फॉर्मेशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप मान लीजिए खड़े हुए हैं किसी रेतीले इलाके में, और आपने बहुत दूर देखा, ऊपर क्लाउड्स हैं,
और आप खड़े हो यहाँ पर। तो आपने ऊपर देखा ऐसे करके, और लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ से यहाँ आ गई, यानी 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये लाइट ऐसे करके, अब क्या होगा कि आपने देखा ऊपर, आप यहाँ, आपकी इमेज बनेगी यहाँ पर। ठीक है। तो ये जो इमेज बनेगी, जो वाटर इसके अंदर होगा, वो वाटर आपको यहाँ दिखेगा, क्योंकि आपका लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा कहाँ रहा है, यहाँ पर। तो इसी को मिराज फॉर्मेशन बोलते हैं। हेरिंग डाल रखी है आपने मिराज? जी। जी सर। ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये क्या होता है। इसके पॉइंट्स लिखाऊंगा, काफी टाइम लग जाएगा। मैं वन बाय वन पॉइंट रीड कर देता हूँ, आप लोगों को मैं उसके नोट्स भेज दूंगा। तो आप उसको क्या करिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये तरीका सही रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा थ्योरी है यहाँ पर। या मैं पॉइंट लिखाऊं आपको? सर आप भेज दीजिए। ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसका पहला पॉइंट है, इसको एक और नाम से जानते हैं हम, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन ना, इसमें कई सारी चीजें आती हैं। जैसे कि कोई चीज आपको नजर आती है, उसमें एक, आपने परसेप्शन ऑफ इमेज का कॉन्सेप्ट सुना होगा बेटा। इंसानों में बैठे हुए हो, इधर आ। तो क्या होगा, आपने वो देखा है, एक तरफ एक वाइट सरफेस होती है, एक साइड एक ब्लैक एंड वाइट सरफेस होती है। नेगेटिव इमेज किसी की बनी होती है, इंसान की। ठीक है। यहाँ बिल्कुल वाइट एक सरफेस होती है, और वो बोलते हैं कि आप पहले एक काम करो, 30 सेकेंड तक इस इमेज को ऑब्जर्व करो। उसके बाद सडनली आप इधर देखना, तो आपको वो इमेज कलर्ड होती हुई नजर आती है इस वाले पोर्शन में। या ऐसे करके स्पेयर्स बने होते हैं, ऐसे करके वो आपको देखने को बोलता है। कभी कभी आपने रील वगैरह में देखे होंगे कि जिस वाले स्पेयर को आप देखना शुरू करोगे गौर से, वो रुक जाता है। बाकी ऐसे लगते हैं सबको, आप सारे आपको कि वो मूव कर रहे हैं। कभी देखी हैं ऐसी इमेजेस या ऐसी वीडियोस आपने? जी सर। जी। देखिए। या फिर आपके स्कूल में एक बंदा आता होगा, जो आपको एक कॉपी देता होगा, उसके अंदर आर्ट होती है। उस आर्ट को वो ऐसे कर करके, ऐसे कर करके स्लाइड करता है, उसमें लाइनें होती हैं एक शीट में, उसको ऐसे ऐसे कर करके करता है। तो ऐसा लगता है घोड़ा चल रहा है। या उसमें जो एक बच्ची होती है वो डांस करने लगती है। देखा है, वो ऑप्टिकल इल्यूजन का कॉन्सेप्ट होता है। जी सर। एक आपने देखा होगा, वो बैग आता है, उस बैग में बच्चों का बैग आता है, उसमें आप थोड़ा ऐसे करके देखोगे तो लड़की की आंखें बंद मिलती हैं। फिर ऐसे करोगे तो वो डॉल की जो आईज है वो ओपन हो जाती हैं। देखा है वो? जी सर। ये बेसिकली ना, ये रिफ्लेक्शन होता है अलग अलग सरफेस से। जब आप रिफ्लेक्शन करते हो, तो आपको अलग अलग इमेजेस फॉर्म होकर के दिखती हैं। तो मेनली इसी सारे फिनोमेनास को ऑप्टिकल इल्यूजन बोला जाता है। यानी कि जो चीज आपको दिख रही है, जरूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो। या ऐसा करते हैं कि हम किसी और चीज को किसी और पोजीशन पर देखते हैं, तो इसको बोला जाता है ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है। जी सर। देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर आप कार पे भी चल रहे हो ना, कार से चल रहे हो, तो आप रोड पर देखते हैं, गर्मी के सीजन में बहुत शदीद वाली गर्मी होती है ना, तो आप जहाँ काफी ज्यादा टेम्परेचर रहता है या गर्मी ज्यादा होती है, तो आप देखना, आप जब रोड पर देखोगे, तो आपको रोड पर ऐसा लगेगा कि पानी पड़ा हुआ है। जैसे ही आप इसके करीब जाओगे, तो वो रोड पर पानी होता ही नहीं है। ऐसा होता है। जी सर। तो यस। ये सारे फिनोमिनाज जो होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं डेंसिटी डिफरेंस की वजह से।
डेंसिटी वेरिएशन की वजह से। जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जानी होती है और वो उस मीडियम में ना जाकर दोबारा उसी मीडियम में वापस आ जाती है टकरा कर, तो इसी को आप क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यस। जी। तो पहला पॉइंट है हमारा इसमें, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑब्जर्व इन डेजर्ट ऑन हॉट डेज। तो जो डेजर्ट के अंदर ये आपको दिखता है मिराज फॉर्मेशन इन हॉट डेज, हॉट डेज में नजर आता है। सेकंड है, एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, ये जो मिराज फॉर्म होता है ना, वो लेयर बाय लेयर होता है। ये हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है। नाम याद है आपको इनके लेयर्स के? ट्रोपोस्फियर। एक लेयर पहली होती है स्ट्राटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एग्जोस्फेयर, ट्रोपोस्फियर। आयनोस्फेयर। नाम सुने हैं इसके? यस। क्यों भाई? जी। अब देखिए, आपको ये बात भी पता होगी, जो अर्थ की पहली लेयर होती है उसमें 80% एयर यहीं होती है, 16% के अराउंड एयर यहाँ होती है, 16 to 19%, और 1 से 4% एयर यहाँ होती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे ना, तो यहाँ एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ डेंसर मीडियम होता है और ऊपर रेयर मीडियम होता है। तो ये फिनोमिना के लिए ना, आपको लाइट को डेंसर से रेयर में भेजना पड़ेगा, तब जाकर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना होगा। समझ रहे हैं? तो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइट आपकी कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए? योर लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। क्योंकि देखो, टोटल इंटरनल में आपने एक चीज देखी होगी, ऐसे करके ऊपर आपका रेयर और नीचे आपका डेंसर मीडियम था। तो जब आप लाइट को ऐसे करके भेज रहे थे सीधे, तो लाइट सीधे ना जाकर, अगर यहाँ नॉर्मल है आपका, तो वो थोड़ी सी बैंड कर जाती है। बैंड क्यों करती है? इसके अवे क्यों जाती है? क्योंकि रूल ये कहता है कि जब आप डेंसर से रेयर में जाओगे, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगी। अगर यही फिनोमेना उल्टा होता ना, तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड करती, यानी कि इसकी बेंडिंग हमेशा इधर की तरफ होती रहती और कभी भी ये उसी मीडियम में वापस नहीं आती। इसलिए इस फिनोमेना को होने के लिए आपकी लाइट का डेंसर से कहाँ जाना जरूरी है? रेयर में जाना जरूरी है। ठीक है? जी सर। अब देखिए क्या होता है, जब यहाँ आपने हॉट डेज लिखा है, इसका मतलब क्या है? हॉट डेज में लगातार वाटर वेपर्स आपके एवोपरेट होते रहेंगे। और आपको पता है सर्दियों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है या गर्मियों में ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है एयर के अंदर? गर्मियों में। तो गर्मियों में। जी जी, बताइए किसमें होती है? सर्दियों में या गर्मियों में। गर्मियों में होती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी बेसिकली होता क्या है? ह्यूमिडिटी इज द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। और मॉइस्चर सर्दियों में ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं है। आप देखिएगा, आप सर्दियों में कमरा धोएंगे, धुलने के बाद में काफी देर में कमरा सूखता है। तो जब वो कमरा ही थोड़ा सा इतनी देर में सूख रहा है, तो उसके वेपर तो नहीं बनेंगे सर्दी में। गर्मी में कहीं पर भी थोड़ी देर को पानी गिर जाता है, वो एवेपोरेट हो जाता है। तो सारा पानी जो भी गिर रहा है, वो सारा का सारा एवेपोरेट हो रहा है, और एवेपोरेट हो के कहाँ जा रहा है? वो सारा का सारा पानी एवेपोरेट होकर जा रहा है एटमॉस्फेयर में या एयर के अंदर। तो एयर में जाने के बाद में आपका डेंसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा गर्मियों में? इंक्रीज। इंक्रीज करेगा, यानी डेंस और ज्यादा डेंस हो जाएगा, है ना? जी सर। जी। तो जो आप हॉट डेज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके लगातार ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से, डेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से ये फिनोमिना टेक्स प्लेस करता है। दूसरा पॉइंट है,
टेम्परेचर ऑफ लेयर ऑफ एयर ऑन डिक्रीजिंग एज वन गोज अप। जैसे कि अगर इस वाले हिस्से में आप टेम्परेचर देखोगे ना एयर का, वो मान लो 30 है। आप ऊपर जाओगे ना तो ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर जाओगे तो ये 20 डिग्री सेल्सियस। यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है, योर टेम्परेचर जी डिक्रीजेस, तो आपका टेम्परेचर लगातार डिक्रीज करता रहेगा। ये दूसरा पॉइंट है मिराज फॉर्मेशन के लिए। अब कह रहे हैं अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट, यानी कि आपकी अगर जो लाइट है वो डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करेगी तो लगातार इसकी जो नॉर्मल है वो उसको अवे बैंड कराते 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 एक टाइम पर लेकर आएगा कि वो सीधे के सीधे आपकी लाइट उसी में लौट कर वापस आने लगे। तो इसी को बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ठीक है। ठीक है, नहीं? जी सर। अब देखो, इसकी एक और जी एप्लीकेशन है जो एक मेटल नॉन मेटल को बहुत ज्यादा महंगा बना देती है, वो है डायमंड। डायमंड की एक प्रॉपर्टी मुझे बताओ, सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है। डायमंड किस चीज के लिए माना जाता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस। एग्जैक्टली exactly। लेकिन वो हार्डेस्ट सब्सटेंस ना, वो एप्लीकेशन में नहीं आता, क्योंकि उसकी हार्डनेस को अगर आप अप्लाई करोगे तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। और कोई प्रॉपर्टी बताओ डायमंड की। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी होती है, देखिए, ब्रिलियंस। ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड। डायमंड जो चमकता है ना, वही प्रॉपर्टी है उसकी जो उसको एक्सपेंसिव बनाती है, क्योंकि उसका जो शेप है ना, वो इस तरह से होता है कि अगर एक बार लाइट उसमें एंटर कर गई तो लाइट उसमें टकराएगी, फिर और 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 टकराएगी। इस तरह टकराती रहेगी, और वो लाइट उसके अंदर एक अलग ही किस्म की चमक पैदा करती है। तो ये ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड जो है, ये भी एक एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपने देखा होगा हीरा, हीरे की जो परख जौहरी को होती है, ऐसा कुछ करके सुना है आपने? जी तो जो जौहरी होता है ना, वो हीरे को डिजाइन करता है, तब जाके वो हीरा इतना ज्यादा वैल्यूएबल होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि खुदाई कर रहे हैं और ऐसे करके एक पीस मिल गया हीरे का। तो हीरा ऐसे नहीं मिलता हमें, कोयले की खदान में भी हीरा हमें कार्बन की फॉर्म में मिलता है। उसको फिर हम प्योरीफाई करते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं, उसकी मोल्डिंग की जाती है, तब जा करके वो इतना ज्यादा ब्रिलियंस बनता है। ऐसा नहीं है कि हमने हीरा लिया और हमें सीधे सीधे हीरा मिल गया, जो मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना खुदाई करते में हीरा मिल गया। ऐसे नहीं मिलते हीरे। हीरा कार्बन की फॉर्म में होता है। बिल्कुल रॉ हीरा देखोगे ना आप तो आपको पहचानने भी नहीं आएगा कि ये हीरा है। तो तीन कैटेगरी होती है ना आपकी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में, आपने पढ़ा होगा। एक आपका ग्रेफाइट होता है, एक बकमिस्टर फ्लोरेंस होता है, और एक आपका डायमंड होता है। तो डायमंड को पता करने के लिए उसका इंस्पेक्शन होता है। और आप देखिएगा जो कोयले की खदानें होती हैं, उसके मालिक काफी काफी ज्यादा पैसे वाले होते हैं, क्योंकि वो कोयले का तो काम करते करते हैं, उसके साथ साथ उसमें एक्सट्रैक्शन होता है कार्बन के और सारी एलोट्रॉप्स का। और वो एलोट्रॉप कार्बन जो है ना, वो कोयले से भी ज्यादा महंगे होते हैं। तो जब आप माइनिंग कर रहे हैं कोयले की, तो उस कोयले की माइनिंग में ही आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सॉलिडिफाइड डायमंड मिलेगा। समझ रहे हैं? जी जी सर। देखिए, अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो ध्यान रखिएगा। एक लाइन ऐसे बनाओ
और आपने लाइट डाली, लाइट ऐसे चली गई। फिर आपने लाइट डाली और लाइट सीधे निकल गई। तो ये आपका आई सी कहलाता है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, है ना। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो डायमंड के अंदर होती है वो काफी कम होती है। मतलब आप थोड़े से शुरुआत में ही 10-11 एंगल की भी लाइट डालोगे ना, तो वहां से वो लाइट उसकी सरफेस से परपेंडिकुलर निकलने लगती है। यानी कि द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज वेरी लो। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत कम होती है, इसी वजह से डायमंड जो होता है वो मेजरली शोइंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसी वजह से आपका जो डायमंड है वो ब्रिलियंसी शो करता है। समझे। यस। जी सर। अब ये जो डायमंड होता है इसके ऊपर हमारी डिमांड होती है कि हम मैक्सिमम फेसेस बनाएं, मैक्सिमम फ्लैट फेसेस बनाएं। क्योंकि जब सरफेसेस होंगी ना पूरी पूरी, तो उससे लाइट ऐसे आएगी, सीधे निकल जाएगी। या फिर एक सरफेस बनाओ, ऐसे निकल जाएगी। फिर यहाँ एक सरफेस बनाओ, लाइट ऐसे चली जाएगी। फिर यहाँ पर एक सरफेस रख दो, लाइट टकरा के इधर आ जाएगी। फिर लाइट इधर जाएगी। फिर यहाँ एक सरफेस रख दो। तो डायमंड का आपने शेप देखा होगा, डायमंड कुछ इस तरीके से शेप्स होते हैं उसके, देखें। डायमंड जी। देखना, ऊपर से उस पे ऐसे करके देखो, मैं ऊपर से दिखा दूँ डायमंड कैसा होता है। ऑक्टागन या डेकागन ऐसे करके ऊपर होता है, छोटे से डायमंड में भी ऐसे शेप्स होते हैं। अब उन शेप्स से ऐसे करके आपके ट्रायंगल्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब इसमें भी ऐसे करके तो कई सारी सरफेसेस हो जाएंगी। और ये सारी सरफेसेस आपको डिफरेंट डिफरेंट मोस्टली रिफ्लेक्शन शो करेंगी। और जब ये लाइट इसके अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी लगातार, तो उसकी वजह से डायमंड आपका चमकने शुरू कर देगा। ठीक है। एक पॉइंट है, जी सर। एज द रे ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द डायमंड फ्रॉम फेस सीरीज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल टाइम, मल्टीपल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इस टेक्स प्लेस। कई सारी बार इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जिसकी वजह से इसकी ब्रिलियंसी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या है, क्रिटिकल एंगल छोटा होता है डायमंड के अंदर, वेरी लो। बहुत सारे फेसेस होते हैं, मेजरली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करना होता है, मैक्सिमम फ्लैट फेसेस बनाएंगे। मल्टीपल टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके अंदर होगा। याद रहेंगे कुछ पॉइंट इसमें से। यस सर। जी सर। अब हमारे पास आता है आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी है, 4th नंबर पर एक वायर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो आपका वायर है ना, आप देखिएगा वो फाइबर बेसिकली कुछ इस तरीके का वायर होता है। एक ऐसे करके आपके पास वायर है,
इसके ऊपर लेयर्स होती हैं। एक यहाँ ये लेयर होती है जो इसको डेंसिटी डिफरेंस शो कराती है। मतलब ऊपर जो लेयर आप लगाओगे उसकी डेंसिटी नीचे वाले के मुकाबले में थोड़ी कम होनी चाहिए, ऐसे करके। इसके ऊपर फिर इंसुलेशन होता है, तो इंसुलेशन में ऐसे ही बना देता हूँ, छोटा सा इंसुलेशन होता है। उसका वर्किंग प्रिंसिपल काम का नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि वायर ऐसा अजीब सा नहीं लगेगा। आपके घर में भी अगर वाईफाई है तो आप देखिएगा उस वायर को ओपन करके, वो कुछ इस तरीके का वायर होता है। उसमें अगर आप लाइट को एंटर कराओगे ना, यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी इसमें। लाइट तो नहीं होती, वो बेसिकली सिग्नल्स होते हैं जो आपको वाईफाई या कनेक्टिविटी आप बोलते होंगे उसको, कनेक्टिविटी, या आप नेटवर्क बोलते होंगे। तो ये सब के सब सिग्नल्स की वजह से होते हैं। और सिग्नल, देखो ऑप्टिकल फाइबर का ना एक प्रिंसिपल ये होता है कि जहां पर इंटरनेट नहीं आता, ऑप्टिकल फाइबर ले जाके वहां राउटर लगवा लो, तो वहां पर भी इंटरनेट को पहुंचा देता है। यही होता है प्रिंसिपल। अरे, ओके सर। जो तार वाला वाईफाई होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सुना है रेहान नाम ऑप्टिकल फाइबर्स का? Yes, sir. तो ऑप्टिकल फाइबर ना बेसिकली क्या करते हैं, जैसा सिग्नल आया, टकराएगा, टकराने के बाद अंदर, फिर यहाँ से टकरा के फिर अंदर, फिर यहाँ टकरा के फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर। यानी इसकी डिजाइनिंग इतनी वेल होती है। ये एक वेल शेप्ड डिजाइन होता है इसका, जो कि सारे सिग्नल्स को क्या करता है, लगातार रिफ्लेक्ट कराता रहता है। जैसे सिग्नल आए, इसके अंदर ही रहेंगे सारे सिग्नल्स। तो आपका सिग्नल एक तो वेस्ट नहीं होगा। जैसे क्या होता है, आप इसकी जगह कोई नॉर्मल वायर लोगे, ऐसे करके आपने कोई नॉर्मल वायर ले लिया और आपने इसके अंदर सिग्नल्स को भेजा, सिग्नल यहाँ टकराएगा, बिल्कुल आएगा भी, ऐसे करके ट्रैवल करके आ जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ सिग्नल लॉस हो जाएगा, यहाँ कुछ सिग्नल लॉस, यहाँ कुछ सिग्नल लॉस, यहाँ कुछ, यहाँ। तो यही लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम एक कितना इस तरह का वायर डिजाइन करते हैं या फाइबर यूज करते हैं इसके अंदर, जो कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को एनहांस करता है, आपके सिग्नल कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। और जितने भी यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे के सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। वरना सिग्नल यहाँ पे बाहर जा रहा है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है। यानी कि सारी सारी लाइट एक ही जगह रिफ्लेक्ट होके जाना, यहाँ पर ये नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है। तो जी सर. इन 1870 जॉन टिंडल demonstrate that light could be made as follows curve path। ये जो जनाब थे इनका नाम था, 1870 के अंदर इन्होंने ऑब्जर्वेशन की। इनका नाम था जॉन टिंडल। तो ये जॉन टिंडल साहब थे, इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की कि जो लाइट है, इट कुड बी मेड टू फॉलो अ कर्व पाथ। इसको हम एक कर्व पाथ को फॉलो करा सकते हैं। लाइट फॉलो कर्व पाथ एज इट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये कर्व पाथ को फॉलो कराएंगे अगर हम, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। आप अगर स्ट्रेट पाथ लोगे ना, तो स्ट्रेट पाथ पर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप क्या करोगे, एक तरह का कर्व दे दोगे इसके अंदर, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एक तरह का कर्व दे दोगे। तो कर्व से क्या होगा, आपको एक इस तरह की सरफेस मिलेगी जिस पर अगर आप लाइट को लाके गिराओगे, तो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट तो करेगी करेगी, लेकिन यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करेगी। तो जब लाइट आपकी 90 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट करती है, तो जितनी लाइट आपने दी उतनी ही लाइट आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन तो ये थी उनकी। क्वेश्चन है एक, इस पर जो एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, चाहे तो रफ पे लिख लीजिएगा या मैं यहाँ लिखा देता हूँ, आप जब नोट करो तो लिख लेना। नेम द फिनोमिना ऑन विच द वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड।
तो वो कौन सा फिनोमिना है जिस पर ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग होती है? तो इसका आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना। इसी फिनोमिना के ऊपर आपके ऑप्टिकल फाइबर्स काम करते हैं। ठीक है। जी। ऑप्टिकल फाइबर्स आर वर्किंग। समझ रहे नहीं समझ रहे मेरी बात? यस सर। जी सर। दूसरे नंबर पर इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है जिसके लिए ये काम करेगा? तो रे लाइट हैव ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकल रेयर मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना की बस यही बात होती है कि अगर आप ऐसे करके एक रॉड ले रहे हो या फाइबर ले रहे हो और उसके बाद एक और आपने इसके ऊपर लेयर ले रखी है, तो ये ध्यान रखना कि जो अंदर वाली है वो डेंसर होनी चाहिए, डेंसर, और ऊपर वाली जो है वो आपकी वो रेयर होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा तीसरा है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब अपनी कॉपी में बनाओ ना, तो ये डायग्राम बनाना जो मैं बना रहा हूँ। इसमें क्या होता है, ऐसे करके आप एक कर्व पाथ दिखाइएगा। उसके अंदर आपका कोर पार्ट होता है। ठीक है। ये कोर पार्ट है। उसके अलावा आपकी क्लैडिंग होती है इसके ऊपर, ऐसे करके एक लेयर होती है। क्लैडिंग लेयर बोलते हैं। नीचे भी ये होती है। ठीक है। तो पहले तो आप ये लिख लीजिएगा कि इसका जो ये पार्ट है अंदर वाला, इसको बोलते हैं कोर, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्लैडिंग। एक और पार्ट होता है इसका, उसको क्या बोलते हैं इसका, बस यहाँ कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर जो है वो ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग से। इसका क्या मतलब है बताएंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता क्या लगता है? उससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो कोर की डेंसिटी भी ज्यादा होगी। समझ रहे हैं? जी सर। डेंसिटी मोर, समझ रही हैं आप मंतशा? जी सर। इसकी डेंसिटी लेस होगी। तो मुझे बताओगे मोर डेंसिटी वाले को क्या नाम दिया जाता है? डेंसर मीडियम। और ये आपका रेयर मीडियम हो जाएगा। तो आप लाइट पास कराइए अब। ये लाइट हमारी आई, यहाँ से एंटर की। इसके बाद टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट करेगी। टोटल इंटरनल इंटरनल इंटरनल। लाइट बिल्कुल भी लॉस नहीं करेगी। ये लाइट कह लो या सिग्नल कह लो, इस तरीके से ये मूव करती चली जा रही है। तो हमारे सिग्नल लॉस भी नहीं होंगे और सिग्नल हमारे कंटिन्यूअसली आगे की तरफ प्रोपगेट करेंगे। तो ये इसमें एक दो चीज़ें और ध्यान रखने की वो है कि ऊपर वाले की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग की, उसकी वैल्यू अब ऑलमोस्ट 1.52 के आसपास होती है। और जो अंदर वाला है इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1.71 के आसपास होती है। ठीक है। जी। अब देखो आपका रे ऑप्टिक के अंदर जो पोर्शन रह गया है वो रह गया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी आपकी रे ऑप्टिक तो खत्म हो चुकी है यहाँ तक। अब जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वो तीन हिस्सों में मैंने चैप्टर बताया था आपको, रे, वेव और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अब हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पोर्शन है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ने हमें। एक तो हमें पढ़ना माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप भी दो तरह के होते हैं। माइक्रोस्कोप जो कि दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। ये तो पता है ना माइक्रोस्कोप किस काम में आता है? जी सर। एक सिंपल एक कंपाउंड, ये दो माइक्रोस्कोप पढ़ने हैं आपको। दूसरे नंबर पर आपको पढ़ना है टेलीस्कोप। मंतशा बताएंगे टेलीस्कोप क्या होता है? एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर या बहुत बड़ी चीज को देखने के लिए। जी। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को
अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे तो वो आपको काफी बड़ा नजर आएगा। और अगर एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को आपको टेलीस्कोप के थ्रू देखना है तो आप उसकी छोटी इमेज बना सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे दो टॉपिक हैं मेनली जो हमें पढ़ने हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। तो उससे पहले पहले आपका जो रे ऑप्टिक में आपने पढ़ा है इसकी आप नोट कंप्लीट कीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका आपसे स्टार्ट होगा ना वीक, तो बिफोर नेक्स्ट फ्राइडे आई विल टेक अ टेस्ट फ्रॉम कंप्लीट रे ऑप्टिक इंक्लूडिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ओके सर। जी सर। ठीक है। तो आप लोग अब लीव कर सकते हैं क्योंकि ये मीटिंग भी ओवर होने वाली है। अगर कुछ पूछना हो तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। जैसे आप पूछते ही नहीं है कुछ, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो पूछेंगे। करना है मुझे ज्वाइन दोबारा? नो सर। मैं आपको फाइल नो भेजता सर। हूँ ये वाली भी, और जो फाइल से आपको लिखना है वो फाइल भी। ठीक है। थैंक यू।